हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका टॉपिक जेंडर इश्यूज। तो देखिए, बहुत सारे जेंडर इश्यूज से रिलेटेड आपके में छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं सिलेबस में, जिनको हमें डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, जेंडर इश्यूज होते क्या हैं और इसमें हमें पढ़ना किस किस चीज के बारे में। तो इसमें आप पढ़ेंगे जेंडर बायसनेस के बारे में। ठीक है, जेंडर बायस क्या होता है, फिर इसके बाद जेंडर इक्वलिटी क्या होती है उसको हमें देखना है। और एक और आपका जो टॉपिक है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, ठीक है, ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है, इसको हमें देखना है। तो सबसे पहले तो हम ये टर्म जो है जेंडर, इसको समझ लेते हैं कि जेंडर और ये जो एक और टर्म होता है आपका सेक्स, ठीक है, इनमें डिफरेंस होता है। इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस है। हालांकि हिंदी में जब मैंने इसका ट्रांसलेशन देखा तो दोनों में मुझे इसका ट्रांसलेशन सेम ही मिला। तो इसीलिए हिंदी वालों से भी मैं चाहूंगी कि वो इंग्लिश में ही इसको समझें। अब देखो, जेंडर और सेक्स में क्या डिफरेंस है। जब हम सेक्स की बात करते हैं तो ये एक फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब ये एक बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, यानी उसकी शारीरिक संरचना एक व्यक्ति की ऐसी है जिसके वजह से हम उसे विमेन या मैन में कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, कि वो पुरुष है या महिला है। ठीक है, शारीरिक संरचना के आधार पर। लेकिन जब हम जेंडर की बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाते हैं सोशल पर्सपेक्टिव। ठीक है, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से या सांस्कृतिक रूप से गुणों से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब कि समाज एक पर्सन से क्या एक्सपेक्ट करता है कि उसे किस तरीके के गुण दिखाने चाहिए, वो आपका जेंडर के अंतर्गत आता है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि जो पुरुष है वो बाहर के काम ज्यादा करेंगे, ठीक है, या फिर वो काम पर जाएंगे, स्पोर्ट्स खेलेंगे, तो बाहर जाने के काम सारे उनके हैं। और महिलाओं के काम क्या है, महिलाएं जो है ज्यादातर घर में रहकर घर के काम करेंगी। तो ये क्या है, ये लोगों का नजरिया है देखने का कि किसको किस तरीके के काम करने चाहिए, एक मेल को कैसे काम करने चाहिए, एक फीमेल को कैसे काम करने चाहिए। ये जो एक सामाजिक दृष्टिकोण है, एक आर्थिक दृष्टिकोण है, एक सांस्कृतिक दृष्टिकोण है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ये गुण आपके जेंडर को दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों शब्दों में, इसको आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, जो हमें छोटे छोटे पॉइंट्स जो हमें डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले अगर हम जेंडर इक्वलिटी की बात करें तो इक्वलिटी मैंने आपको एक बार पहले भी समझा रखा है। इक्वलिटी का मतलब होता है जब हम इक्वल इंजॉयमेंट करते हैं रिसोर्सेस का, गुड्स का, यानी कि अगर हमारे पास कोई चीज है उसको हम समान रूप से वितरित कर दें सभी के बीच में, तो वो क्या हो जाएगी, इक्वलिटी। ठीक है, हम ये नहीं देखेंगे किसके पास ज्यादा है किसके पास कम है, जो चीज हमें बांटनी है हमने सब में बराबर बांट दी, तो वो होता है इक्वलिटी। तो यहाँ पर भी जेंडर इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो दैट मीन्स जब विमेन और मेन दोनों सारी अपॉर्चुनिटीज, रिसोर्सेज, रिवॉर्ड्स, गुड्स वगैरह जितनी भी चीजें हैं, वो उन दोनों में समान रूप से अगर वितरित हो, दोनों समान रूप से उनका आनंद उठाए, इंजॉय करे, तो वो हो जाएगा जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, यानी अवसर, अवसरों का लाभ, पुरस्कार, सम्मान, जो भी वस्तुएं मिल रही हैं वो दोनों को अगर बराबर बराबर मात्रा में मिलेंगी तो उसी को हम जेंडर इक्वालिटी कहेंगे। अब जेंडर इक्विटी क्या है। इक्विटी का मतलब क्या होता है, हिंदी में हम इसे साम्यता कहते हैं। ठीक है, इक्वलिटी हो गया समानता, और इक्विटी हो गया साम्यता। जब हम महिलाओं और पुरुष दोनों के प्रति निष्पक्ष होंगे, ठीक है, दोनों के प्रति फेयर होंगे, एकदम समान जजमेंट करेंगे, तो वो हो जाएगी इक्विटी। ठीक है, तो इक्विटी एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू हम इक्वलिटी को अचीव कर पाते हैं। इक्वलिटी क्या है, एक लक्ष्य है, एक गोल है जिसे हमें अचीव करना है कि महिलाएं और जो पुरुष हैं वो समान हो। ठीक है, उनके बीच में जो रिसोर्सेज हैं, जो अवसर है, वो समान रूप से वितरित हो, वो समान रूप से उनका आनंद उठाए। लेकिन उसको अचीव करने का जो तरीका है वो क्या होगा, वो इक्विटी से आएगा। ठीक है, इक्विटी में हम क्या करते हैं, हम डिसएडवांटेज ग्रुप या जो वंचित समूह है उसको हम थोड़ा ज्यादा यहाँ पर रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं या थोड़ी ज्यादा हेल्प प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो दूसरे के साथ बराबरी पर आ सके। ठीक है, तो डिसएडवांटेज ग्रुप यहाँ पर कौन सा है, ऑब्वियसली यहाँ पर जो फीमेल या हम विमेन की बात करें तो उनको हम वंचित समूह में मान सकते हैं, क्योंकि बहुत समय से ऐसा होता आया है कि जितने अवसर विमेन को मिलने चाहिए, जितना उनको पहचान मिलनी चाहिए, या जितना आगे उन्हें बढ़ना चाहिए, उन्हें नहीं मिलती वो अपॉर्चुनिटी ऐसा करने के लिए। तो अगर हमें विमेन को भी मेन के बराबर लेकर आना है तो हमें विमेन के लिए स्पेशल यहाँ पर कुछ चीजें लानी पड़ेंगी, कुछ यहाँ पे प्रोविजंस करने पड़ेंगे। इसीलिए महिलाओं को क्या दिया जाता है, आरक्षण भी दिया जाता है, रिजर्वेशन भी दिया जाता है, कुछ सीट इनके लिए फिक्स कर दो भाई, ताकि इन सीट्स पे सिर्फ विमेन ही आ सके। तो यही किया जा रहा है, वहां इक्विटी का काम किया जा रहा है ताकि हम इक्वलिटी को अचीव कर सके।
आप एक डायग्राम से भी समझ सकते हैं। देखो ये इक्वालिटी को शो कर रहा है। इक्वालिटी कहने का मतलब है हमने ये नहीं देखा कि यहाँ पर किसकी हाइट क्या है। हमने सबको यहाँ पर एक समान हाइट का एक बॉक्स प्रोवाइड कर दिया। अब इससे क्या होगा, अगर हम इक्वालिटी हम करते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं, तो ये वाला जो थर्ड वाला जो पर्सन है, ये तो यहाँ पहुंच ही नहीं पाया फेंस के ऊपर, ये तो नहीं देख पाएगा इस मैच को, ठीक है। लेकिन अगर हम इक्विटी की बात करते हैं, तो इक्विटी में क्या होता है, समान अवसर दिया जाता है। भाई इसकी हाइट तो सही थी, इसको देने की क्या जरूरत है, ये ना आराम से देख सकता है मैच। इसको अगर हम एक बॉक्स दे दें तो ये आराम से मैच देख पाएगा। लेकिन ये जो सबसे छोटी हाइट वाला है, इसको हमें क्या देने पड़ेंगे, दो बॉक्सेस देने पड़ेंगे, तब जाकर ये इस हाइट पर पहुंचेगा। तो ये हमने इक्विटी, ठीक है। इजीली आपको इस डायग्राम से समझ में आ जाना चाहिए दोनों कॉन्सेप्ट्स। अब देखिए जेंडर बायस हम किसे कहेंगे। जेंडर बायसनेस का मतलब है जब हमारी हम एक टेंडेंसी शो करते हैं कि हम किसी एक पर्टिकुलर जेंडर के प्रति ज्यादा फेवर में काम करें, ठीक है। यानी कि मान लो हम पुरुषों को ज्यादा अगर हम फेवर करें महिलाओं की अपेक्षा में, तो वो जेंडर बायसनेस हो जाएगा। ऐसा होता भी बहुत है। कई सारे आपके जॉब्स ऐसी होती हैं जहां पर रिक्वायरमेंट ये है कि भाई नहीं, यहाँ पर हम केवल मेल कैंडिडेट्स को ही प्रेफर करेंगे, हम फीमेल कैंडिडेट्स यहाँ पर नहीं रखेंगे। आज भी देखो सेना में भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जो है मेल डोमिनेंट एरियाज हैं, वहां पर फीमेल्स को हमें लाने के लिए वहां पर रिजर्व सीट्स देनी पड़ेगी, नहीं कुछ यहाँ पर आप रखिए, ठीक है, तभी जो है उनको अवसर मिलेगा। तो जेंडर बायसनेस क्या है, जब हम किसी एक जेंडर के लोगों को फेवर करेंगे और दूसरे को हम कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज से वंचित रख देंगे, तो वो जेंडर बायसनेस हो गई। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स के केस में अगर हम देखें, तो अगर बॉयज स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो उसको बहुत सीरियसली लिया जाता है, ठीक है। और जो आपका देखिए आप वर्ल्ड कप वगैरह होता है, अगर मेन का होता है क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो उसे सब बहुत चाव से देखते हैं। अगर विमेन का होता है तो आप देखिए उनकी फैन फॉलोइंग थोड़ी सी कम होती है। अब धीरे धीरे हालांकि बढ़ रहा है, धीरे धीरे लोगों में जागरूकता भी आ रही है, लेकिन फिर भी हमने क्या देखा है कि बॉयज के केस में अगर हम देखें तो स्पोर्ट्स को बहुत सीरियसली लिया जाता है, उनके लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी हैं। लेकिन गर्ल्स के केस में अगर गर्ल्स स्पोर्ट्स फील्ड में जाएं तो उनको उतना सीरियसली नहीं लिया जाता, इसीलिए उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर्स बहुत कम है और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज की कमी उनके पास होती है। अच्छा, इसका रीजन क्या हो सकता है, तो रीजन देखिए कई सारे रीजन है। जैसे सबसे पहला एक रीजन है जेंडर बायसनेस का, पोवर्टी। गरीबी कैसे हो सकता है, अगर मान लो एक गरीब परिवार है, उनका एक बेटी एक बेटा है, तो अगर मान लो उन्हें पढ़ाने की बारी आती है, तो क्या सोचते हैं, भाई पैसा तो वैसे ही लिमिटेड है, तो अगर पढ़ाना है तो किसको पढ़ाएंगे, बेटे को पढ़ाएंगे, बेटी को घर में ही रख लेंगे। क्यों, क्योंकि उनको पता है कि बड़े होकर बेटी ने तो क्या करना है, या तो शादी करके जाना है या घर के ही काम संभालने हैं। तो बेटे को ही, क्योंकि आगे आपको काम के लिए आगे भेजना है, तो उसका पढ़ा लिखा होना ज्यादा आवश्यक है। तो पोवर्टी यहाँ पर क्या रोल प्ले कर रही है, जेंडर बायसेस का रोल प्ले कर रही है। आप क्या कर रहे हैं, मेल को प्रेफर कर रहे हैं ओवर द फीमेल। फिर हम दूसरी बात करें तो लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज। जैसा मैंने आपको बताया ना, बहुत सारे जॉब्स ऐसे हैं जहां पर लड़कों को ज्यादा प्रेफर किया जाता है लड़कियों की कंपैरिजन में। ऐसी सोशल कस्टम्स, बिलीव्स एंड प्रैक्टिस, बहुत पुराने समय से जो मान्यताएं चली आ रही है कि ये काम जो है लड़के ही करेंगे, ये काम लड़कियां करेंगी, तो जहां पर लड़कों के लिए ही जो काम पहले से फिक्स होता है, वहां पर लड़कियों को आने ही नहीं दिया जाता। तो इसलिए यहाँ पर हमें जेंडर बायसनेस देखने को मिलती है। फिर अगर हम करें लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग वुमेन, मतलब महिलाओं में अपने आप से भी जागरूकता कम है, क्योंकि बचपन से ही उनकी कंडीशनिंग कर दी जाती है ना कि आपको ऐसे ही जीना है, आपको यही काम करने हैं। जेंडर एक जो इशू है, उसमें कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स भी रोल प्ले करते हैं, ठीक है। पेरेंट्स भी क्या करते हैं, अगर लड़कों के लिए टॉयज लाएंगे तो वो कैसे लाएंगे, कार लेकर आएंगे, गन लेकर आएंगे। लेकिन लड़कियों के लिए डॉल लेकर आएंगे, किचन सेट लेकर आएंगे, ठीक है। अगर कलर्स की बात करें तो लड़के होंगे तो उनके लिए ब्लू कलर लिया जाएगा, अगर लड़कियां होंगी तो उनके लिए पिंक कलर लिया जाएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, आपका जेंडर बायसनेस को आगे बढ़ा रहा है, ठीक है। आपने डिफाइन कर दिया कि इन रोल्स में आपको इस तरीके से आगे बढ़ना है। अब विमेन में इतनी अवेयरनेस है नहीं, क्योंकि पहले से कंडीशनिंग हुई हुई है, तो वो इस चीज को गलत भी नहीं समझती कि जेंडर बायसनेस हो रही है तो हम इसके अगेंस्ट हो, या फिर हम इसको अपने साथ प्रैक्टिस ना होने दें। फिर देखिए सोशल एटीट्यूड की अगर हम बात करें, समाज का दृष्टिकोण ही ऐसा है, ठीक है। जेंडर पर रोल्स यहाँ पर ऑलरेडी डिफाइंड है, लड़के ये करेंगे लड़कियां ये करेंगे, तो सोशल एटीट्यूड की वजह से जेंडर बायसनेस बढ़ती है। और इलिटरेसी की वजह से बढ़ती है, क्योंकि एजुकेटेड नहीं है लड़कियां, अपने हक नहीं जानती, अपने अधिकार नहीं जानती, अपॉर्चुनिटीज नहीं जानती, वो कितनी अच्छा कार्य कर सकती हैं बहुत से क्षेत्रों में। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं जेंडर बायसनेस और भी ज्यादा प्रिवेल करती है हमारी कंट्री में, और बल्कि थ्रू आउट द वर्ल्ड देखेंगे, लेकिन हमारी कंट्री में भी काफी ज्यादा है। फिर देखिए यही सब चीज आपकी हिंदी में भी दी हुई है, इसको आप चेक कर सकते हैं। जब हम जेंडर बायसेस की बात कर रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, लैंगिक पूर्वाग्रह, ठीक है।
अब देखिए जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, ये एक तीसरा टॉपिक है आपके सिलेबस में। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या होती है? जब हम रोल्स सेट कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं कि भाई अगर मेल है तो ये काम करेंगे और फीमेल है तो ये पर्टिकुलर कार्य उनको दिए जाएंगे। तो यही क्या है? स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग मतलब आपने पहले से ही एक लेबल लगा दिया कि अगर पुरुष है तो वो ये काम करेंगे और महिलाएं हैं तो ऐसे ऐसे काम करेंगी, इस तरीके से बिहेव करेंगी। ठीक है? कई बार ऐसा होता है ना, महिलाएं ऊंची आवाज में बोल दे कि यार ये लड़कियों को तेज नहीं बोलना चाहिए, इस तरह ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। तो ये जो है ये क्या है? ये स्टीरियोटाइपिंग है। पहले से ही आपके ऊपर क्या कर दिया गया है? लेबल्स लगा दिए कि आपको ये सब करना है। ठीक है? तो दीज स्टीरियोटाइप्स आर ऑफन बेस्ड ऑन सोसाइटल नॉर्म्स, और अक्सर क्या होता है सामाजिक जो आपके जो रूल्स चले आ रहे हैं, नॉर्म्स चले आ रहे हैं, उन्हीं के ऊपर आधारित ये होती है। जेंडर रोल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं इसी से आगे बढ़ते रहते हैं। और इसमें और ज्यादा रोल प्ले कौन करता है? मीडिया। ठीक है? मीडिया में जिस तरीके से चीजें दिखाई जाती हैं, भाई हीरोइन होगी तो बड़ी ब्यूटीफुल सी होगी और हीरो होंगे तो बहुत ही मैचो से मैको होंगे, तो ये सारी चीजें जो हैं ये कहीं ना कहीं बढ़ावा देती हैं जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को। फिर कल्चर, जो संस्कृति में हमारे रूल्स चले आ रहे हैं, नियम चले आ रहे हैं, और एजुकेशन भी कहीं ना कहीं इसमें आपका एक रोल प्ले करती है। स्टीरियोटाइप्स को बनाने में भी रोल प्ले कर सकती है। जैसे कि हम कुछ सब्जेक्ट्स के लिए कहते हैं कि ये सब, जैसे होम साइंस सब्जेक्ट है वो लड़कियां ही लेती हैं ज्यादातर, लड़के नहीं लेते हैं उसको। ठीक है? कुछ और अगर हम देखें तो कई बार एजुकेशन को ही यूज करके आप जेंडर जेंडर स्टीरियोटाइप्स को तोड़ भी सकते हैं। ठीक है? अब जेंडर स्टीरियोटाइप्स जो है आपके, इसके दो कंपोनेंट्स हैं, दो तरह के तत्व हैं। पहला है डिस्क्रिप्टिव, दूसरा है प्रिस्क्रिप्टिव। ठीक है? डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या है? जब आप डिफाइन कर देते हैं कि मेल्स को ये करना है और फीमेल्स को ये काम करने हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप यहाँ पर बता रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव कंपोनेंट हो गया। ये कैसा तत्व है? ये आप बता रहे हैं कि मेल्स को ये करना है, फीमेल को ये करना है। और एक होता है प्रिस्क्रिप्टिव। प्रिस्क्रिप्टिव मतलब यहाँ पर समाज क्या एक्सपेक्ट करता है, मेल को क्या करना चाहिए और एक फीमेल को क्या कार्य करने चाहिए, ये सामाजिक एक्सपेक्टेशन है। ठीक है? तो ये क्या है आपसे डिस्क्रिप्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव कंपोनेंट जो तत्व है, यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव बता रहा है कि आपको यही करना है। ठीक है? ये काम करने हैं। और प्रिस्क्रिप्टिव मतलब आपसे अपेक्षा की जा रही है। ठीक है? जेंडर स्टीरियोटाइप्स कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब ये सकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं। कैसे कह सकते हैं हम ये? जैसे अगर हम कहें कि विमेन बहुत केयरिंग होती हैं, बहुत लविंग होती हैं, बहुत नर्चरिंग होती हैं, दूसरों का ध्यान रखती हैं, बहुत देखभाल करती हैं, तो ये एक पॉजिटिव स्टीरियोटाइप हो गया। ठीक है? सकारात्मक पहलू हो गया इसका। लेकिन अगर हम कहें कि विमेन वीक है, महिलाएं क्या है? कमजोर है, तो ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट हो गया। अब इसका नेगेटिव एस्पेक्ट मैं क्यों बता रही हूँ आपको? क्योंकि जेंडर स्टीरियोटाइप्स जो होते हैं ना, ये प्रभाव डालते हैं अपना। किस तरह से प्रभाव डालते हैं? देखिए, पहले तो ये हिंदी में भी लिखा हुआ है, इसको आप देख लीजिए। जब हमने बात करी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग मतलब लिंग रूढ़िबद्धता इसे कहेंगे। और जब हमने 2 तत्वों की बात की थी, 2 तत्व आ जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव यानी कि वर्णनात्मक घटक, और प्रिस्क्रिप्टिव यानी निर्देशात्मक घटक। अब देखो नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होते हैं जेंडर स्टीरियोटाइपिंग के। तो सबसे पहले तो ना ये क्या करता है? अपॉर्चुनिटीज को लिमिट कर देता है, यानी कि हमारे लिए अवसर जो है वो कम कर देता है। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें पहले से ही आपको डिफाइन कर दिया जाता है कि ये जो रोल है ये मेल को ही प्ले करना है, ये वाले जो आपके कार्य हैं ये एक फीमेल को ही करने। ठीक है? तो आपके लिए वहां पे रास्ते बंद हो जाते हैं। अगर एक फीमेल चाहे कि वो एक मेल डोमिनेटेड एरिया में जाकर काम करे, उस क्षेत्र में काम करे, तो उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है। आप आज स्पेस वगैरह में भी देखो ना, वो तो आज की हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे फीमेल भी जा रही हैं। नहीं तो पहले बहुत सारे एरियाज़, जैसे आप डिफेंस को ले लीजिए, स्पेस व एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जो हैं, इनको ले लीजिए, ये सब बहुत मेल डोमिनेटेड एरियाज़ हुआ करते थे। फीमेल यहाँ पर दूर-दूर तक नहीं होती थी। ठीक है? लेकिन अब जो है हालाँकि चीज़ें कहीं न कहीं बदल भी रही हैं। तो ये जो है बहुत लंबे समय तक फीमेल्स को कई सारी चीज़ों से दूर रखा गया। तो कहीं न कहीं ये अवसर जो है एक पर्टिकुलर जेंडर के लिए ये कम कर देती है। फिर अगर हम दूसरी बात करें तो ये रीइन्फोर्सेस इनइक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी को बढ़ाएगी, बिल्कुल सही। ये समानता को कम करेगी, क्योंकि जब आप जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कर देंगे कि एक पर्टिकुलर मेल पर्सन को क्या करना है, एक फीमेल पर्सन को क्या करना है, तो ऑब्वियसली आप कहीं न कहीं इक्वल तो नहीं कर रहे उनको। आपने ऑलरेडी चीज़ें जो हैं उनके लिए कम कर दी हैं। ठीक है? कम कर दिया है इन द सेंस आप अनइक्वल कर दिए आपने। ठीक है? आप समानता नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो ये हो गया, इनइक्वालिटी को आपका रीइन्फोर्स करता है। दूसरा है लोअर्स सेल्फ एस्टीम। इससे क्या होता है ना, एक पर्टिकुलर जेंडर की जो सेल्फ एस्टीम है उसकी
अपने ऊपर जो एक भरोसा है, वो कहीं न कहीं कम हो जाता है। ये एक तरह का सेल्फ डाउट ले आता है, क्योंकि उस पर्सन को ये लगने लगता है कि शायद मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूँ। अपने अंदर जो है उसको सेल्फ डाउट आ जाएगा, क्योंकि ट्रेडिशनली जो जेंडर रोल्स हैं, जो समाज उनसे अपेक्षा कर रहा है, हम वही करें। अगर हम वो नहीं कर पाते, तो हमें लगता है हमारे अंदर कोई कमी है। तो ये कहीं न कहीं क्या कर रहा है, सेल्फ एस्टीम को भी घटा रहा है। और फिर देखिए, नेगेटिवली इम्पैक्ट्स मेंटल हेल्थ, हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी ये बुरा प्रभाव डालता है, क्योंकि कई बार जो है लोग मान लो करना चाहते हैं किसी और कार्य को, आपने कई बार स्टोरीज देखी होंगी, मान लो डांस का क्षेत्र ऐसा है, आपका कुकिंग का क्षेत्र ऐसा है जहां पर पहले जो है मेल जाते ही नहीं थे। हम बार बार फीमेल्स के एग्जाम्पल लेते जा रहे हैं कि बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां से फीमेल्स को दूर रखा जाता था, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पे मेल जो पर्सन है उनको दूर रखा जाता था। ठीक है, जैसे कि अब मैंने बताया आपको, कुकिंग वगैरह जो क्षेत्र है वो फीमेल डोमिनेटेड ही माना जाता था। लेकिन आज देखिए आप, कितने बड़े-बड़े शेफ्स होते हैं, कितने बड़े-बड़े होटल्स में जो शेफ्स हैं वो मेल ही हैं। और इसी तरीके से मैंने आपको बताया डांसिंग, डांसिंग क्या है? एक फीमेल ओरिएंटेड स्पेस मानी जाती थी। लेकिन यहाँ पर भी अब बहुत सारे बड़े से बड़े आप देखेंगे मेल पर्सन जो हैं यहाँ पर बहुत अच्छा जो है नृत्य के क्षेत्र में कर रहे हैं। लेकिन जब उन्हें वो कार्य नहीं करने दिया जाता, ठीक है? किस वजह से नहीं करने दिया? मान लीजिए जो एक लड़का है वो डांस करना चाहता है, लेकिन उसे नहीं सीखने दिया जा रहा है कि क्या लड़कियों टाइप के काम कर रहे हो। तो ऑब्वियसली वो उसके मानसिक स्वास्थ्य पे वो तो असर डालेगा ही डालेगा, वो डिप्रेशन में जा सकता है, वो स्ट्रेस में आ सकता है। तो ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है मेंटल हेल्थ को। इसके अलावा हिंडर करता है रिलेशनशिप बिल्डिंग, मतलब अलग-अलग जेंडर्स के जो लोग होते हैं, वो आपस में रिलेशनशिप्स नहीं बना पाते, क्योंकि ये जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है, कहीं न कहीं उनके बीच में एक मिसकम्युनिकेशन खड़ा कर देती है। फिर देखिए, अब लीगल सेफगार्ड्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि गर्ल चिल्ड्रन जो होती हैं वो काफी वल्नरेबल होती हैं हमारे कंट्री में। तो आपके सिलेबस में एक टॉपिक है कि स्कूल में स्पेशली गर्ल चाइल्ड को हम किस तरीके से लीगल सेफगार्ड, मतलब किस तरीके से हम उसे हेरेसमेंट्स वगैरह से बचा सकते हैं, कैसे उसकी सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला तो है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, ठीक है, 2006 का है ये। और ये प्रोहिबिट करता है बाल विवाह को। बाल विवाह को इसके एक्ट के थ्रू रोक दिया गया था। और जो उनकी लीगल एज है, लड़कियों की एज 18 और लड़कों की एज 21, ये लीगल एज होनी चाहिए शादी की। इससे पहले लड़के और लड़कियों की शादी नहीं कराई जा सकती। ये एक्ट जो है इंश्योर करता है, अगर ऐसा हुआ तो उनको पनिश किया जाएगा, जो भी इसके लिए जिम्मेदार है चाइल्ड मैरिज के लिए, ठीक है। दूसरा है आपका प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, पॉक्सो, जिसे हम कॉमन एक नेम से जानते हैं। तो अगर किसी भी बच्चे के प्रति कोई सेक्सुअल असॉल्ट या सेक्सुअल हेरेसमेंट वाला कोई केस हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर पॉक्सो एक्ट जो है वो लग जाता है, और काफी सीरियस ट्रायल्स यहाँ पर होते हैं, और अच्छी खासी यहाँ पे एक पनिशमेंट दी जाती है। फिर तीसरा है आपका जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि अगर कोई जुवेनाइल, जुवेनाइल कौन होता है, 18 वर्ष से नीचे के जो बच्चे होते हैं ना, उनको जुवेनाइल कहा जाता है, ठीक है। और अगर ऐसा कोई क्राइम 18 वर्ष से कम उम्र वाला बच्चा कर दे, जिसके ऊपर कोई कानूनी जो है कार्रवाई करने की आवश्यकता मिले, तो उसे जुवेनाइल डेलिक्वेंट कहा जाता है, ठीक है, बाल अपराधी कहते हैं। अब अगर किसी बाल अपराधी है, उसने बहुत ही ज्यादा गंभीर ऐसा काम किया है, जैसे रेप, मर्डर वगैरह इस तरह का कोई काम अगर किया है किसी बाल अपराधी ने, तो ये कहा गया, और उसकी एज जो है अगर 16 से अबव है, 16 से ऊपर है, और इस तरह का कोई गंभीर कांड उसने कर दिया है, तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है सोच समझकर ये डिसीजन ले सकता है कि इस व्यक्ति को एक जुवेनाइल की तरह नहीं, एक अडल्ट की तरह ट्रीट किया जाए, ठीक है। क्योंकि जुवेनाइल कोर्ट्स भी अलग होती हैं, वहां पर बाल अपराधियों को अलग ही कोर्ट्स में ट्रायल किया जाता है, उनको सुधार गृह में भेजा जाता है। लेकिन अगर 16 वर्ष से ऊपर एज है और जो क्राइम किया है वो बहुत ही ज्यादा गंभीर या खतरनाक है, तो फिर उसे अडल्ट की तरह भी ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये डिसीजन कौन लेगा? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड लेगा, सोच समझकर। इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, अब क्योंकि विमेन हमने कहा काफी वल्नरेबल होती है, ठीक है, घरेलू हिंसा की भी कभी शिकार हो जाती हैं, तो विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 ये इंश्योर करता है कि ये विमेन के राइट है कि घर पर उसकी फैमिली के द्वारा उसके ऊपर किसी भी तरह की हिंसा ना की जाए, ठीक है। तो ये कुछ लीगल सेफगार्ड्स हैं गर्ल चिल्ड्रन ऑफ इंडिया के लिए, ये आप हिंदी में भी चेक कर सकते हैं।
अब इसके अलावा एक टॉपिक आपका ये था कि गर्ल एजुकेशन के लिए उत्तराखंड में क्या किया जा रहा है। तो उत्तराखंड में कुछ स्कीम्स आपकी हैं जो गर्ल एजुकेशन पे काम कर रही है, उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। पहला आपका है बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना। ठीक है, 2024 में ये लॉन्च हुई थी। अगर हम हाइलाइट्स पे चेक करें तो इसका मेन जो आपका क्रक्स है वो ये है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है यहाँ पर लड़कियों को किस चीज के लिए, बाइसाइकिल, साइकिल खरीदने। ठीक है, अमाउंट कितना दिया जाता है आप चेक कर सकते हैं। ये अमाउंट है जो इन्हें दिया जाता है साइकिल परचेज करने के लिए। अब ये स्कीम जो है ना आपकी कई और नामों से भी जानी जाती है। तो उत्तराखंड बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना को हम उत्तराखंड फ्री बाइसिकल स्कीम, उत्तराखंड फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम फॉर बाइसाइकिल, उत्तराखंड फ्री साइकिल स्कीम फॉर गर्ल स्टूडेंट्स, या उत्तराखंड गर्ल एजुकेशन इंसेंटिव स्कीम, या उत्तराखंड बालिका शिक्षा प्रोत्साहन स्कीम, इन सभी नामों से इसको जाना जाता है। अब इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि सारी जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं, जो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रही हो, नॉन गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रही हो, अगर वो क्लास 9th जो है, वो पार कर चुके हैं और एलिजिबल टू गेट इंसेंटिव अमाउंट टू परचेज क्लास 9th में अगर वो हैं, तो उन वो एलिजिबल हो जाती हैं कि उनको एक बाइसिकल जो है खरीदने के लिए उन्हें एक प्रोत्साहन राशि दी जा सकती है। और मैंडेटरी है कि जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं, अगर वो प्लेन एरिया की हैं, तो भई उन्हें साइकिल ही खरीदनी है उस इंसेंटिव अमाउंट से। लेकिन अगर वो हिली एरिया की हैं, तो उनको चॉइस दी जाती है, उनके पास ऑप्शन है कि चाहे तो वो अपने लिए साइकिल परचेज़ कर लें या फिर उसकी एक एफडी बना लें, जो उन्हें किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में ले रखनी होगी। ठीक है? तो ये जो है आपका साइकिल प्रोवाइड करने के लिए है। बेसिकली जब जैसे दूर-दूर हो जाते हैं स्कूल्स, तो वहाँ पर जाने आने-जाने की जो दिक्कत होती है, उस समस्या से उबरने के लिए। फिर दूसरी आपकी एक और जो स्कीम है, वो है गौरा देवी कन्याधन योजना। ये एक फ्लैगशिप स्कीम है और किसके द्वारा बनाई गई? सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, ठीक है? तो आपका सामाजिक कल्याण विभाग जो है आपका गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के द्वारा ये गर्ल्स के लिए इन्होंने ये स्कीम लाई है कि द स्कीम इज इंट्रोड्यूस्ड टू एडवांस एंड प्रमोट एजुकेशन अमंग गर्ल्स। तो लड़कियों में या बालिकाओं में शिक्षा जो है उसको बढ़ावा देने के लिए। और ये लॉन्च किसने की थी? चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने की थी 2017 में। बेनिफिट इसके क्या है? गौरा देवी कन्याधन योजना एक प्रोग्रेसिव इनिशिएटिव है जो कि यंग गर्ल्स को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अगर हम बात करें आगे इसकी कि ये यहाँ पर जो गर्ल्स होंगी वो कौन से कैटेगरीज को बिलोंग करती होंगी, तो इन्हें डिसएडवांटेज्ड फैमिली की जो गर्ल्स हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना लाई गई है। तो बेसिकली जो एससी, एसटी, ओबीसी या सामान्य वर्ग से, अगर सामान्य जनरल कैटेगरी से भी हैं, तो वो बीपीएल फैमिली की होनी चाहिए, ठीक है? बीपीएल कैटेगरी से होनी चाहिए, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे, ठीक है? तब इनको ये प्रोवाइड किया जाएगा अमाउंट। तो बेसिकली फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है लड़कियों को, लगभग 51,000 रुपए, 50,000 के करीब है, जो जिन्होंने सक्सेसफुली 12th के एग्जाम्स दे दिए। तो उच्च शिक्षा के लिए उन्हें आगे यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस या फिर धनराशि दी जाती है। और अगर हम इस योजना के बारे में और बात करें, तो देखिए यहाँ पर मेनली यहाँ पर ये योजना किसके लिए है? वो लड़कियाँ जो 12वीं में पढ़ रही हों या बेसिकली आगे की शिक्षा के अब आगे करना चाहती हूँ। इसके अलावा मुख्य उद्देश्य यही है कि छात्राएँ जो हैं अग्रिम शिक्षा के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है। इनके परिवार जो है वो क्या होने चाहिए? गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले होने चाहिए। इसके लिए देखिए इनका अब ये सब चीज़ें ना ऑनलाइन भी चली गई हैं, तो इनके लिए ऑनलाइन पोर्टल जो है एनआईसी ने तैयार किया है, जिसपे सारी जो भी कार्रवाई है इस स्कीम से रिलेटेड वो होती है। और इसके अंतर्गत कौन-सी जो छात्राएँ हैं, वो यहाँ पर आएँगी, तो 12वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात उन्हें 50,000 की जो है धनराशि प्रोवाइड की जाती है। इसके लिए जो छात्रा है वो अविवाहित होनी चाहिए, प्लस 25 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए उसकी एज, ठीक है? तभी वो इसके लिए एलिजिबल है। और साथ ही साथ जो परिवार है जिससे वो लड़की आती है, उस परिवार में अगर वो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, तो उनकी जो आय है, वो 15,976 रुपए होनी चाहिए। और अगर वो शहरी क्षेत्र से है, तो 21,206 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये वार्षिक आय, ठीक है? ईयरली ईयरली इनकम। इसके बाद आती है आपकी नंदा गौरा योजना। मतलब नंदा गौरा योजना, और इसके बारे में मैं आपको बता दूँ, ये जो हम गौरा देवी कन्याधन योजना की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर क्या दे रहे हैं? 12th पास करने के बाद 50,000 रुपीज़ दे रहे हैं, ठीक है? 50,000 रुपीज़ दे रहे हैं। अब इसी में ना क्या ऐड ऑन हुआ? नंदा गौरा योजना। तो ये कहीं न कहीं यही वाली स्कीम है। नंदा गौरा योजना में क्या हुआ कि एडिशनली चाइल्ड के बर्थ पर, गर्ल चाइल्ड के बर्थ पर अगर लड़की का जन्म हुआ है, तो जन्म के समय पे उसको 11,000 रुपए
और इसमें ऐड ऑन किए गए कि 11,000 रुपए उस समय दिए जाएंगे, ठीक है, ताकि बेस्ट एजुकेशन जो है उसे मिल सके। इसके अलावा इन्होंने ये इसलिए भी किया ताकि फीमेल फिटिसाइड रुके, भाई जो लड़कियां होती थी, कन्या भ्रूण हत्या को रोका जा सके, और साथ ही साथ चाइल्ड मैरिज को रोका जा सके, और साथ ही साथ इनइक्वलिटी जो है सोसाइटी में उसको भी दूर किया जा सके, लड़कियां जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करके सेल्फ रिलायंट बन सके। तो अगर हम ओवरऑल चेक करें तो ओवरऑल देखिए यानी 2 चरणों में जो है धनराशि दी जानी है। एक तो जन्म के समय 11,000 रुपए दी जाएगी किसी भी बैंक अकाउंट में ई-पेमेंट के थ्रू, और जब वो क्लास 12th पास आउट कर लेंगी तो 51,000 रुपीज़ यहाँ पर दिए जाते हैं, ठीक है? तो ये टोटल मिला के 62,000 हो गया। यहाँ पर नंदा दे दूसरी आपकी एक और स्कीम है नंदा देवी कन्या धन योजना, ये अलग है। ये जो थी नंदा गौरा योजना थी, ये नंदा देवी कन्या धन योजना है। इस योजना में क्या है, देखिए इसके उद्देश्य आप चेक कर सकते हैं। उद्देश्य क्या है, लैंगिक असमानता को दूर करना, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, कन्या शिशु को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, इस तरह के बेसिकली गर्ल चाइल्ड के लिए ही यहाँ पर सारे के सारे उद्देश्य हैं यहाँ पर। पात्रता क्या होनी चाहिए, जो लड़की का जन्म है यानी जो कन्या का जन्म है वो 1 जनवरी 2009 के उपरांत होना चाहिए, ठीक है? 2009 के बाद जो है जन्म हो कन्या का, और एक ही परिवार से अधिकतम 2 जीवित बालिकाओं को ये जो योजना है इसका बेनिफिट दिया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। और जो परिवार है वो बीपीएल कैटेगरी से होना चाहिए, और हमने देख लिया शहरी क्षेत्र में जो है ये आपका 21,000 लगभग उसकी आय होनी चाहिए, या फिर ग्रामीण क्षेत्र में है तो वार्षिक आमदनी 16,000 रुपए होनी चाहिए। अब इन्हें दिया क्या जाएगा? इन्हें आर्थिक सहायता दी जाएगी बालिका के नाम पर, जो उनकी मदर हैं, उनके अकाउंट में 5,000 रुपए जो है वो सबमिट किए जाते हैं। एफडी एक बना के उनको दिए जाते हैं, और इस एफडी का भुगतान कब होगा, जब बालिका की आयु 18 वर्ष की, यानी बच्चा जो है, जब वो कन्या जो है वो 18 वर्ष की हो जाएगी, तब उसको ये एफडी का पैसा मिलेगा, यानी कि वो हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने पर। दूसरी चीज़ क्या है? कहने का मतलब है ये नहीं कि 18 वर्ष की हो गई अभी तक उसने पढ़ाई-लिखाई कुछ नहीं करी है। कम से कम 10th पास होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन के लिए भी दे रहे हैं ना कि भई एजुकेट तो करो उसको। और साथ ही साथ बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के उपरांत। ये भी नहीं है कि आपने 18 वर्ष से पहले उसकी शादी कर दी। तो ये तीनों आपके जो पॉइंट्स है ना वो फुलफिल होने चाहिए, तभी वो एलिजिबल होगी। तो ये एफडी के पैसे कब मिलेंगे? जो बालिका है वो 18 वर्ष के हो जाए उसके बाद मिलेंगे, उसने 10th पास की हो और उसका विवाह ना हुआ हो उससे पहले, ठीक है? फिर देखिए इसी के साथ इन्होंने 18 फरवरी 2011 को एलआईसी के साथ भी इन्होंने अनुबंध कर लिया, और अगर हम उस समय की दर की बात करें तो 9% के हिसाब से बालिका को 18 वर्ष पूर्ण होने पर कुल धनराशि इतनी मिलेगी। छात्रवृत्ति दी जाएगी 100 रुपए प्रति माह के हिसाब से, 9 से लेकर 12th कक्षा तक उसको सालाना 1200 रुपए, 12 मंथ्स होते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर 4 वर्षों की बात कर ले तो उसे 4800 रुपए दिया जाएगा। और अगर इस बीच में मान लो माता-पिता में से किसी की भी सामान्य मृत्यु हो जाती है, तो इस केस में 30,000 रुपए का बीमा, और आकस्मिक मृत्यु होने पर 75,000 रुपए का बीमा दिया जाएगा, ठीक है? तो ये आपका इसमें इंक्लूडेड है। ये क्या है आपका नंदा देवी कन्या धन योजना, इसको ध्यान में रखेंगे। फिर है आपका, ये चीज़ें आपकी इंग्लिश में भी लिखी हुई हैं, इसको चेक कर लीजिएगा। और लास्ट हम बात करेंगे दिशाएँ। ये भी आपकी एक स्कीम है जो कि एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए यानी किशोर लड़कियों के लिए, किशोर बालिकाओं के लिए करियर काउंसलिंग की स्कीम है। ऐसी रिमोट डिस्ट्रिक्ट्स जैसे पिछड़े ज़िले हैं, जहाँ पर दूर-दूर तक जो है फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन देना, बच्चों को जो कन्याएँ हैं, जो एडोलेसेंट किशोर कन्याएँ हैं, उनको करियर ऑप्शन से अवगत कराना, ये इस स्कीम का जो है उद्देश्य है। ठीक है? तो ये हमने कुछ स्कीम्स जो हैं वो उत्तराखंड में गर्ल एजुकेशन से जो रिलेटेड हैं वो चल रही हैं, उसके बारे में हमने बात की। तो आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।